नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग एक नए अपडेट की ओर चलते हैं कि इस अपडेट के माध्यम से दाखिल खारिज को लेकर के जो अपडेट आया है, इस अपडेट में आपको कौन-कौन सी बात को ध्यान रखना है कि आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट ना हो और पेंडिंग ना हो। और जितने भी पहले का रिजेक्टेड और पेंडिंग है, इन सब पर अपडेट है। और जितना आपको नया दाखिल खारिज के लिए अगर आवेदन डालते हैं, तो उसमें अब आपको कौन-कौन से काम करने होंगे जिससे आपका पेपर रद्द नहीं होगा, यानी कि रिजेक्ट नहीं होगा और पेंडिंग नहीं रहेगा और उस पर सही तरीके से काम किया जाएगा। तो ये बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से कुछ अपडेट आया है, उस अपडेट को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के समक्ष। और आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि अब से आप लोगों को गलती नहीं करना है। और जो मैं बातें आपको बताऊंगा उस बात को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर उस बात को अगर नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर से आपका पेपर आवेदन रद्द होगा, रिजेक्ट होगा, पेंडिंग रहेगा और आपको कहीं ना कहीं पैसे का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि वही गलती आपका जड़िया बन जाएगा। और जड़िया जब बन जाएगा तो किसी भी विभाग में कोई भी अगर अधिकारी सीईओ हो, डीसीएलआर हो, कोई कर्मचारी हो, वो आपको बख्शेगा नहीं। तो चलिए, बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट आया है, इस अपडेट को लेकर के आप लोगों को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे अब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, यानी कि पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाए, पूरे बिहारवासी को ये बात पता चल जाए कि आखिर आपको अब कौन कौन से काम करने होंगे जिससे आपका पेपर रिजेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले मैं इस खबर को बताने का प्रयास करूंगा कि जितने भी पुराने दाखिल खारिज के पेपर जो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं या रिजेक्ट है, इन सभी को लेकर के बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने अपने अपर अधिकारियों को आदेश दिया है, पत्र लिखा है कि जितना अगर पुराने पेंडिंग रिजेक्टेड जिन कार्यालय में, जिन ब्लॉक में यानी कि अंचल में अगर समयों के भीतर सबसे ज्यादा जिन अधिकारी के अंदर में अगर पेपर रिजेक्ट मिलता है और पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई के अंतर्गत क्या कार्रवाई किया जाएगा, ये ओपन खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मेरे द्वारा अगर बताया जाए तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसे में सीईओ या कर्मचारी अगर कोई भी पकड़े जाते हैं, तो उसको डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि नौकरी से हटा दीजिए। नौकरी से हटाने के बाद उस पर 10 लाख 20 लाख का जुर्माना बांध दीजिए। ऐसा नहीं कीजिएगा तब तक सुधार नहीं होगा। और वीडियो के पूरे अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप एक वर्ड भी नहीं करना है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे बात आपको बताना है जो आप नहीं जानते हैं और जिसके माध्यम से नए रजिस्ट्री, नए जमीन खरीद करके भी पेंडिंग में आपका क्या होगा, दाखिल खारिज रहेगा। क्योंकि दाखिल खारिज एक ऐसी समस्या है कि जब तक आपकी नहीं होती है, वहां से आपको मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। रजिस्ट्री डीड के माध्यम से आपको पता चलता है कि ये जमीन आपके नाम पर हो चुका, बट बिना दाखिल खारिज के जिस संपत्ति से आप संपत्ति खरीदे हैं, जिस खानदान से, जिस पैतृक संपत्ति से, वहां से जमीन को क्या किया जाता है, माइनस नहीं किया जाता है, जैसे कि तैसे वहां पर वो जमीन रिकॉर्ड दर्ज रहता है। इसीलिए दाखिल खारिज कराना अति आवश्यक होता है और बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं भी अभी कराया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां से आपका माइनस नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहले नंबर में मैं बात करता हूं कि जिस व्यक्ति से आप अगर जमीन खरीद रहे हैं नए, तो सबसे पहले उसका जमाबंदी नेट पर आप चेक कीजिएगा कि नेट पर ऑनलाइन शो कर रहा है या नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति का जमाबंदी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, वैसे पेपर को ही ज्यादा रिजेक्ट माना जा रहा है और पेंडिंग रह रहा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा। उसके बाद ये देखना होगा कि अगर वित्तीय वर्ष पहले का कोई लगान वगान जमा किया है या नहीं किया है। अगर लगान जमा किया होगा तो उसके लगान रसीद होगा, तो वो लगान रसीद आप अपने पेपर के साथ यानी कि आवेदन के साथ उसको संलग्न करके आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं कि अगर किसी पुराने पैतृक संपत्ति से जमीन खरीद रहे हैं, उसका जमाबंदी आपको पता नहीं है, नेट पर शो नहीं कर रहा है, फिर भी उसके वंशज, उसके पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा मर चुके हैं, लेकिन उसका बेटे पोते आपको जमीन बेच रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उसके बेटे पोते के नाम पर तो जमीन चढ़ा नहीं होगा, जो भी होगा पैतृक संपत्ति होगा, बाप दादा का होगा, परदादा के नाम पर होगा। तो ऐसे जमीन अगर आप खरीद रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि उसमें आपसी सहमति बंटवारे का एक कागजात आपको तैयार करा के, सिग्नेचर करा के उसमें लगा देना होगा कि मैं इस पैतृक संपत्ति को इस जमाबंदी के अंदर जिस व्यक्ति का मृत्यु हो
मृत्यु हो चुका है, उनके मैं पोते से ये जमीन को क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ और मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन वहां पर कोई भी पट्टीदार, उसका वंशज कोई भी लगा देगा तो वहां पर आपका भी फिर दाखिल खारिज क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? लाइक कर दीजिए, लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। उसके बाद मैं बात करूं कि जिस व्यक्ति अगर नया जमीन खरीदा है और आपसे बेच रहा है, तो जब वो बेच रहा है तो आप उसके केवाला को ऑनलाइन पहले सर्च कराइएगा कि वो जो खरीदा है जिस व्यक्ति से, उसका जमाबंदी नेट पर था या नहीं। फिर उसका चेक कर लीजिएगा, तो उसका अगर सही होगा तो फिर इस जो दस्तावेज वाला व्यक्ति है आपसे बेच रहा है, तो उसका दस्तावेज का फोटो कॉपी आप ले लीजिएगा और जब आप जमीन खरीदिएगा तो फिर आपके नाम पर केवाला बन जाएगा। तो अपना केवाला का फोटोकॉपी और उसके केवाला का फोटोकॉपी या उसके जो लगान रसीद होगा उसके नाम पर, उस दोनों को अटैच करके आवेदन जब डालिएगा तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि आप फलाने से खरीदे, फलाने से खरीदा था और वो उसका जमाबंदी नेट पर शो कर रहा है, उसका लगान जमा है, उसका भूमि स्वामित्व सब कुछ ऑलरेडी क्लियर है जो ऑनलाइन शो हो रहा है। इस स्थिति में आपका कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अन्यथा इस बीच में अगर जब भी सर्च मारा जाएगा जो ऑनलाइन नहीं दिखाता है तो उसमें आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ऑनलाइन सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि उसका जमाबंदी, खाता खेसरा, रकबा तीनों शो होना चाहिए। ये नहीं कि जमाबंदी शो कर रहा है और खाता खेसरा शो नहीं कर रहा है, खाता खेसरा शो कर रहा है, जमाबंदी नहीं कर रहा है, तीनों करना चाहिए। हो सकता है कि खाता नहीं कर रहा है और खेसरा कर रहा है, खाता कर रहा है खेसरा नहीं कर रहा है। इस प्रॉब्लम में हो सकता है कि रकबा जीरो कर दे, तो रकबा जीरो कर देगा, उसमें भी प्रॉब्लम होगा कि इसके नाम पर जमीन कितना है और कितना आप खरीदे हैं, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसलिए जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीदिए उसको पहले आप ऑनलाइन चेक कीजिए, उसका A to Z ब्यौरा जितना भी होगा, जमाबंदी से लेकर रकबा, खता, खेसरा, प्लॉट नंबर जो भी होगा उस सबको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद जब आ जाता है तो उस जमीन को आप खरीद सकते हैं। अन्यथा अगर बीच में प्रॉब्लम है तो इसको दाखिल खारिज कराने में आपको क्या होगा, दिक्कत आएगी। लेकिन बिहार है, जहां पैसा फेंकिएगा वहां तमाशा देखिएगा, ये पूर्ण रूप से क्लियर है। अगर आपका खाता खेसरा जीरो भी है, जमाबंदी नहीं है और आप सीओ को या डीसीएलआर को या कर्मचारी को अगर 10-20-50 हजार रुपया अगर दे दीजिएगा तो A to Z आपका काम कर देता है। लेकिन हाँ, अगर ऊपर से अगर अधिकारी अगर जांच बैठा दे और ऊपर से शेड्यूल से लेकर के जिस उसके दादा परदादा से चेकअप हो जाए तो फिर वहां से डीसीएलआर कर्मचारी जो भी होंगे, सीओ होंगे, फंस जाएंगे। तो ऐसा काम, इतना काम कोई करवाता नहीं है, लेकिन काम है, धीरे धीरे चलता है। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। और इसमें अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा, वीडियो बना करके या मैसेज के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक दिन वीडियो देखने के लिए जमीन से लेकर रिलेटेड, कानून से लेकर बदलते बिहार भूमि राजस्व विभाग से लेकर के भारत सरकार से केंद्र सरकार में कोई भी योजना आती है, आधार कार्ड से लेकर के, पैन कार्ड से लेकर के, वोटर कार्ड, बैंक से, लोन से, जितनी भी समस्याएं आती है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन अपडेट मिलता रहता है। इसीलिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियो इसी चैनल के माध्यम से दिया जाता है जो हमारे द्वारा होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।